बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले भाग में प्रश्नमाला 2.1 के प्रश्नों को हल किया था। अब हम उदाहरण जो हैं 2.1 के उन पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारा क्या कहता है। पहला उदाहरण कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको बताया गया था पहले भी, आप क्या मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा मान सकते हैं आप। साइन इनवर्स इधर में आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा इक्वल टू 1/√2। बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1/√2 साइन y के बराबर है। तो 1/√2 का मान हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी किस एंगल पे प्राप्त होता है आप बताइए, π/4 पे, तो यानी कि 45 डिग्री पे। तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट साइन y इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी कि π/4, और साइन से साइन हट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी π/4, और आप कह देंगे कि यहाँ पर साइन y का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 जो कि आपने माना था इक्वल टू क्या निकल कर आया, π/4। ये आपका आंसर है। वैसे बच्चों, इसका आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आपको सिर्फ इतना देखना है। देखिए, जिस एंगल पे साइन 1/√2 मान देगा, तो 1/√2 पे साइन इनवर्स वह एंगल दे देगा। तो आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो 1/√2 है, साइन में कितने डिग्री का मान होता है। तो बच्चे कहेंगे 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसका आंसर आना चाहिए 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन माप में बोला जाता है आपका π/4। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि π/4 आंसर आएगा। जैसे कि पॉजिटिव 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको जो एंगल मिलेगा प्रथम चतुर्थांश में। लेकिन साइन इनवर्स का जो परिसर होता है बच्चों, परिसर बच्चे जानते हैं कि -π/2 से π/2 तक होता है परिसर इसका। तो -π/2 से π/2 तक, ये आपका नीचे में -π/2, ये आपका π/2, दो चतुर्थांश आपके सामने पड़ते हैं, एक तो चौथा, एक आपका दूसरा। जो पॉजिटिव एंगल है जो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे, और नेगेटिव जो आपके एंगल हैं वो आपके चौथे चतुर्थांश में मिलेंगे। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो प्रथम चतुर्थांश का एंगल आपका आंसर आएगा, और अगर आपकी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो तो चौथे चतुर्थांश का एंगल जो होगा वो आपका आंसर आने वाला है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कोट इनवर्स -1/√3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/√3, वो क्या दे दी उसने, नेगेटिव दे दी। अब अगर अपन परिसर की बात करें तो इसका जो परिसर है वो होता है 0 से π के मध्य की संख्याएं, लेकिन उसमें से क्या निकाल दिया जाता है, आपका π/2 निकाल दिया जाता है। ये आपका क्या होगा, इसका यहाँ पर आपके मुख्य मान प्राप्त होंगे। मुख्य मान प्राप्त होंगे तो 0 से π की बात करें तो 0 डिग्री ये आपका, π/2 यहाँ बीच में, और ये हो जाएगा π। यानी कि कौन कौन से चतुर्थांश पड़े, पहला और दूसरा। तो धनात्मक मानों के लिए तो प्रथम में चला जाया जाता है, प्रथम चतुर्थांश का एंगल निकलेगा। लेकिन कोट सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पर ऋणात्मक मानों के लिए एंगल प्राप्त होगा दूसरे चतुर्थांश का। तो देखिए किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, y मानकर करते हैं, माना, फिर डायरेक्ट भी आपको बताएंगे, माना y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। ये आपने कोट इनवर्स इधर में आया तो हो गया बच्चों का कोट y इम्प्लाइज दैट कोट y इक्वल टू -1/√3 इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड में बच्चों का कोट y है, राइट साइड में देखिएगा -1/√3। अब मुझे 1/√3 को किसके रूप में लिखना है, कोट के रूप में, ताकि मैं y का मान प्राप्त कर सकूं। तो 1/√3 कितने डिग्री पे दिया जाता है कोट में, तो कोट की फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने कोट लिख दिया। और कितने डिग्री पे होता है 1/√3, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का मतलब π/3।
तो कोट पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 होती है। तो मैंने 1/√3 की जगह कोट की फॉर्म में इसको लिख दिया। अच्छा, अब मैं बात करूं कि माइनस का क्या करूं। कोट से कोट तभी हटेगा जब माइनस हटेगा। देखिए मुझे कौन से चतुर्थांश में जाना चाहिए, अब डिसाइड करते हैं। मुझे जाना चाहिए दूसरे चतुर्थांश में। मुझे दूसरे में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मान कोट का द्वितीय में होता है और इसका जो परिसर है कोट इनवर्स का वो 0 से पाई तक होता है। तो 2 ही चतुर्थांशों में जाया जा सकता है, 2 ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो अपने पास है ही नहीं, न तो तीसरे में जा सकते हैं न अपन चौथे में जा सकते हैं। तो मुझे कौन से में जाना होगा, दूसरे में। अच्छा, अगर ये माइनस नहीं होता तो पाई बाई 3 पहले चतुर्थांश में ही हो जाता। तो ऋणात्मक के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, द्वितीय में। प्रथम में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम में तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं। इस कारण हम दूसरे चतुर्थांश का एंगल प्राप्त करेंगे। और दूसरे में जाने का तरीका है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कोट के रूप में वैल्यू लिख देंगे और थीटा का मतलब क्या है, पाई बाई 3, और मुझे जाना है द्वितीय में, तो पाई माइनस पाई बाई 3 ये आपका हो गया। और पाई माइनस पाई बाई 3 द्वितीय के अंदर होगा। पाई का मतलब 180 डिग्री और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। 60 में से आपका 180 में से आपका 60 डिग्री माइनस होगा तो आपका 120 डिग्री आएगा। और 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा। और द्वितीय में यानी कि रेंज कितनी बनी आपकी, 120 डिग्री बनी। और रेंज 120 डिग्री बनी तो ये इसका मतलब किसके अंदर आ गए आप कोट इनवर्स की रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए कोट इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे और कोट को हटा देगा। तो कोट राइट साइड में जाके कोट इनवर्स बनेगा और कोट को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वह परिभाषित हो जाएगा। कहाँ परिभाषित हो जाएगा, अपनी रेंज में परिभाषित हो जाएगा। अगर यहाँ का या यहाँ का कोई एंगल होता तो वहाँ पे कोट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता, मुख्य मान नहीं आ पाते। मुख्य मानों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y = पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आपका आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बाई 3। अब डायरेक्ट मेथड देखिए, क्या हम सीधे भी बता सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है कोट इनवर्स -x = पाई माइनस कोट इनवर्स x, जो पीछे के भागों में आपको पढ़ाया गया है। कोट इनवर्स -x = पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे बच्चे कह सकते हैं कि कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 होगी। और ये तो पॉजिटिव एंगल है तो प्रथम चतुर्थांश की पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रथम चतुर्थांश का एंगल ही निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि कोट के कितनी डिग्री पे मान 1/√3 आता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री पे। तो कोट इनवर्स 1/√3 का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3। तो आप सीधे यहाँ से 2 पाई बाई 3। तो 2 तरीकों से आप ये आंसर दे सकते हैं। आप y मानकर भी वहीं पहुंचते हैं, उसमें आपको रेंज की जानकारी होनी चाहिए और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये पहले से ही रेंज को आधार बनाकर बनाया गया है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब अगला जो भाग होगा उसके अंदर हम 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। आप ठीक से इसे समझ लीजिएगा। आगे हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। धन्यवाद।